हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके पहले जो हमने भी इसका पिछला वीडियो लेक्चर था वो हमने उसी में पूरा करना चाहा था, तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमने वहीं स्किप कर दिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब पीएन संधि को अभी उस प्रश्न का अधूरा रिजल्ट आंसर भी है, तो हम लोग पीएन संधि को अग्र अभिनत्व और पश्च अभिनत्व में करके देखेंगे कि संधि किस तरह काम करती है। ठीक है ना, उसे पीएन संधि डायोड क्यों कहते हैं। ठीक है ना, कि संधि पीएन संधि को अग्र अभिनत्व में कब बोला जाता है और पश्च अभिनत्व में कब बोला जाता है, यानी कब उसे हम अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग और या पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग कब कहते हैं, और इस कंडीशन में वो किस तरह का काम करती है। ठीक है ना, तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। और इसके पहले हमने पीएन संधि के बारे में पढ़ा, पीएन संधि क्या होती है। और साम्य अवस्था में हमने देखा था कि पीएन संधि से बहने वाली नेट धारा क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है ना, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसके वजह से एक विभव क्रिएट हो जाता है जिसको विभव प्राचीर कहा जाता है, जो कि होल और इलेक्ट्रॉनों की संधि से एक दूसरे संधि से होकर बहना रोक देता है, जिससे कि करंट बहना बंद हो जाती है। यानी उसमें दो तरह की करंट बहती है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और देखा गया था कि दोनों के कारण जो धाराएं होती हैं वो विपरीत दिशाओं में होती हैं। समय के साथ उनका मान बढ़ता है और जब वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं तो नेट करंट जीरो हो जाती है। फिर उसको हम अपने यूटिलाइजेशन में लाने के लिए, मतलब है कि उसका उपयोग करने के लिए हम उसकी बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि हम उसको एक्सटर्नल विभवांतर से जोड़ते हैं, एक बाहरी विभवांतर बैटरी से, यानी एक बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उसी को बायसिंग करना कहते हैं। ठीक है ना, और वो बायसिंग दो तरह से होती है। एक को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब अग्र अभिनति, और एक बोलेंगे उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति। ठीक है ना, तो पहली हेडिंग है हमारी इसमें अग्र अभिनत संधि। अग्र अभिनत या अभिनति दोनों बोल सकते हैं, अभिनत संधि। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग तब कहा जाएगा जब हम पीएन संधि के पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के हायर पोटेंशियल से जोड़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जोड़ेंगे, अर्थात बैटरी के धन सिरे से पी सिरे को और बैटरी के ऋण सिरे से एन सिरे को जोड़ने पर जो संधि अग्र अभिनत संधि कहलाती है। ठीक है ना, अग्र अभिनत संधि कहलाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग लिखते चलते हैं, समझते चलेंगे कि उसमें क्या क्या कहानियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे, मतलब उच्च विभवांतर, उच्च विभव जिसको कहते हैं, सिरे, ठीक है, धन सिरे तथा एन सिरे को बैटरी के एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, ऋण सिरे मतलब निम्न विभव से जोड़ते हैं, तो पीएन संधि को अग्र अभिनत संधि कहते हैं। अग्र अभिनति संधि कहते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, अग्र अभिनत संधि कहते हैं। जैसे ये हमारा पीएन संधि है, ये पी टाइप का है, एन टाइप का है,
इसको बैटरी के ऋण से, इसको बैटरी के प्लस से, ठीक है ना। यह हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पीएन संधि बनती है तो जानते हैं कि यहाँ पे एक अवक्षय परत बन जाती है। ये सिरा नेगेटिव हो जाता था, ये पॉजिटिव। आप चाहे तो इसमें आप ये भी दिखा सकते हैं। ये सिर्फ आयन होते हैं जो चलनशील नहीं होते हैं। इधर जो है बहुत सारे कोटर होते हैं और बीच में एक ठो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच बीच में एक माइनर के रूप में होल होते हैं, कोटर, ठीक। ठीक है, तो ये है अग्र अवनत पीएन संधि या अग्र अवनत संधि, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्र अभिनत पीएन संधि को अग्र अभिनत संधि कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्थिति में एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग EI कहते हैं, और यहाँ एक विभवांतर होता है जिसको V0 कहते हैं, विभव प्राची, जिससे ये आवेशवाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं, रोक दिए जाते हैं। इसलिए संधि से होकर कोई धारा नेट नहीं बहती है। तो इस स्थिति में संधि पर एक नेट क्षेत्र, अब इसके वजह से एक क्षेत्र इधर लगता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में संधि पर एक नेट क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र EI किधर से किधर लगता है, P से N की ओर कार्य करता है, P से N की ओर कार्य करता है, ठीक है ना। यह क्षेत्र क्या काम करता है, अब इसे पहले तो यह क्षेत्र धीरे धीरे इसको ओवरकम करता है, यानी कि धीरे धीरे जो है ये इसको क्या करता है, इसको काउंटर करता है, काउंट करता है इसको धीरे धीरे। तो शुरू में क्या होती है, करंट जो आरैखिक रूप से धीरे 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 बढ़ना शुरू होती है, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका विभवांतर इससे ज्यादा होता है, मतलब उससे जैसे ही पहुंचता है उसके आगे करंट का मान अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि संधि से होकर के मेजर संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पार कर जाते हैं, यानी डिफ्यूज कर जाते हैं, जिससे कि ये विसरण धारा का मान बढ़ जाता है, यानी विसरण धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है ना, और संधि काम करने लगती है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, क्योंकि ये इससे प्रबल होती है, होल P क्षेत्र के होल और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। मोटाई कम होने का मतलब होता है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है, जो मोटाई के समानुपाती होता है, वो भी कम हो जाता है, यानी कम से कम किलो ओम के आर्डर का हो जाता है, किलो ओम के आर्डर का हो जाता है। कम से कम होता है तो किलो ओम का आर्डर का होता है, और इसके वजह से जो करंट बहती है वो मिली एम्पियर के आर्डर की बहती है, ठीक है ना, मिली एम्पियर के ऑर्डर की बहती है। अगर आदर्श पीएन जंक्शन संधि की बात करें अगर अभिनत के रूप में, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब बहुत हाई लेवल की करंट, मतलब मैक्सिमम करंट एज ए ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर की बहती है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में संधि कार्य करती है, क्योंकि इससे होकर के करंट बहती है P से N की ओर, ठीक है ना। तो अभी हम इसी में देखेंगे कि इसको डायोड भी क्यों कहते हैं, अभी आगे आएगा। इसे डायोड क्यों कहा जाता है वो भी पीछे है अभी, ठीक है ना। उस पे धात्विक अस्तर लगे होते हैं, डायोड होता है जिसपे क्या लगा होता है, धात्विक अस्तर लगे होते हैं, तो वो पीछे अभी आएगा, ठीक है ना। धात्विक संपर्क लगे होते हैं ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके यहाँ पे, तभी उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो P से N की ओर
कार्य करता है, ये इससे प्रबल होता है। ठीक है ना। यह क्षेत्र क्या होता है, संधि के दोनों तरफ के, यह क्षेत्र संधि के दोनों तरफ के होल तथा इलेक्ट्रॉन को, मतलब होल पी क्षेत्र के और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के, है ना, दोनों तरफ के होल तथा इलेक्ट्रॉन को संधि से होकर गुजरने देता है, संधि से होकर गुजरने देता है। और भी किसमें दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में। इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, होल इधर चलेंगे। तो यह क्षेत्र संधि के दोनों तरफ के होल तथा इलेक्ट्रॉन को संधि से होकर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करता है या प्रवाहित कराता है ना। दोनों तरफ के होल, होल किसमें है, पी क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन किसमें है, एन क्षेत्र में। तो दोनों होल तथा इलेक्ट्रॉन को संधि से होकर क्या है, विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करता है। विपरीत दिशाओं में क्या करता है, प्रवाहित करता है। क्यों, क्योंकि उससे प्रबल होता है, प्रवाहित करता है। आपको परीक्षा में जितना लिखना पहले हम उतना लिख देते हैं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे। परिणाम स्वरूप संधि से होकर, परिणाम स्वरूप संधि से होकर, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, होल किधर चलेंगे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं तो इधर चलेंगे। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बहती है और एक होल के कारण करंट बहती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, जो नेट करंट होती है पी से एन की ओर बहती है। ठीक है ना। नेट करंट किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बहती है। तो संधि से होकर पी से एन की ओर से होकर पी से एन की ओर एक नेट धारा, इसको हम लोग विसरण धारा कहते हैं, बहती है। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है, अर्थात इस स्थिति में संधि कार्य करती है। संधि क्या करती है, कार्य करती है। इस पॉइंट को हम इतना एग्जाम में लिखेंगे। इस स्थिति में संधि क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है ना। यानी कि ये संधि से होकर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसकी अवक्षय परत की मोटाई पतली हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन को इधर, इलेक्ट्रॉन को संधि की ओर और इस होल को संधि की ओर शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए इसकी मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए करंट का मान क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। और होल क्षेत्र के डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट भी उसी दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर गति करेंगे, तो उसके कारण भी एक करंट बनेगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। दोनों करंट जुड़ जाती है, होल के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो नेट करंट पी से एन की ओर बहती है। इसी को कहते हैं कि संधि काम करती है। ठीक है ना। तो इतना पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप चाहे तो इसे परीक्षा में लिखें और चाहे तो न लिखें। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज है और उसके और जो फॉरवर्ड करंट है उसके बीच हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, नी वोल्टेज क्या है उसको भी देखेंगे। ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके। तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहती है इसमें। ठीक है। करंट किधर बहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो इसमें करंट पी से एन की ओर बहती है। अब देखिए क्या होता है कि अगर इसमें कुछ पॉइंट लिखें, इसमें क्या है, कुछ हम पॉइंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें पहली पॉइंट ये होती है कि जो ए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होती है। ठीक है ना।
चूंकि यहाँ पे E क्या होता है, ग्रेटर देन EI, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि N के इलेक्ट्रॉन को और P के होल को क्या करता है, संधि की ओर शिफ्ट करता है, तभी तो संधि की चौड़ाई या मोटाई कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, और जब मोटाई कम हो जाती है तो जाहिर सी बात इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को और होल को संधि से होकर फ्लो कराने में ज़्यादा मदद करता है, इसीलिए कि अधिक मात्रा में डिफ्यूजन करंट यानी कि विसरण धारा बहना शुरू हो जाती है और वो काम करती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बहुसंख्यक वाहक, है ना, बहुसंख्यक वाहक, वाहक मतलब होता है मेजॉरिटी चार्ज करिए, आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि की ओर खींचते हैं, संधि की ओर क्या होते हैं, खींचते हैं या शिफ्ट होते हैं, भाई खींचते हैं। इससे अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है, इससे अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, घट जाती है। तो जब मोटाई घट जाती है अर्थात प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह प्रतिरोध किस ऑर्डर का होता है, किलो ओम के ऑर्डर का होता है, के क्रम का होता है, के ऑर्डर का होता है, मतलब वही के क्रम का होता है, के कोटि का होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होता है कि ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एज ए पॉसिबल कम से कम होता है, वो भी किलो ओम का। किन्हीं किन्हीं किताबों में ओम भी लिखा है 1 से 25 ओम, लेकिन लगभग जो है किलो ओम के ऑर्डर का होता है। इसीलिए जो करंट होती है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। यानी कहने का मतलब अगर हम करंट की बात करें तो V/R होता है, तो जाहिर सी बात है कि R जो है किलो ओम का होगा तो करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की आएगी, ठीक है ना, क्या कोड का होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार हम लिखेंगे कि अग्र अभिनति की स्थिति में धारा जो है वो मिली एम्पियर के कोड की होती है, मिली एम्पियर के क्रम की होती है, के क्रम की होती है। अधिकतम और मिली एम्पियर के कोड की होती है, अधिकतम लिखिए वह के क्रम की होती है, ठीक है ना। अब अगर हम इसे मान लें कि ये आदर्श पीएन अग्र अभिनत संधि है, तो आदर्श पीएन अग्र अभिनत संधि के लिए क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट मतलब करंट का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का मान अचानक बढ़ जाता है। तो आदर्श पीएन अग्र अभिनत संधि एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। हम लेकिन ये मान के चलेंगे कि जब इसे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तभी ये करंट को बहने देता है, अन्यथा करंट को रिवर्स बायस में देखेंगे कि करंट संधि से होकर के नहीं बहेगी, ठीक है ना, करंट संधि से होकर नहीं बहे, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है पीएन संधि, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग ये कहें कि अगर हम इसको ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ जो है कुछ इसका इस तरह से आएगा। दोनों ग्राफ चाहे तो एक ही पे खींच सकते हैं, चलिए अलग अलग बता देते हैं। अब होता क्या है कि ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अगर अभिनत में पीएन संधि कितना लो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो करंट मैक्सिमम होती है और किस ऑर्डर की होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है।
ठीक है ना। तो हम लोग इसमें एक चीज वो देखेंगे कि एक इसमें आएगा नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है, तो अगर हम इसमें ग्राफ खींचें, इसका लाक्षणिक वक्र खींचें, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाते हैं V इस डायरेक्शन में होता है, और इधर करंट जो बहती है वो मिली एम्पियर की होती है, वो इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, शुरू में जब हम बी लगाते हैं जिसको, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, एक विभव प्राचीर के वजह से शुरू में करंट बहुत कम बहती है, यानी कि लगभग एकदम नगण्य के बराबर होती है एक तरह से, क्योंकि जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे तब तक जो है करंट इलेक्ट्रॉनों का और होलों का संधि से होकर फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो शुरू में वो अरैखिक रूप से और धीरे धीरे बहती है, यानी कि शुरू में क्या होती है, अरैखिक रूप से धीरे धीरे बहती है ना। यहाँ पे ऐसे आती है, बहुत मामूली करंट आती है। इसको सटा करके ले आए, ठीक है ना, और वहां तक। इसके बाद इस वोल्टेज पर, जिसको हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे नी वोल्टेज। नी वोल्टेज या विभव प्राचीर भी कह सकते हैं, यानी इसको नी वोल्टेज या विभव प्राचीर भी कह सकते हैं, इसे विभव प्राचीर भी कहेंगे, विभव प्राचीर। ठीक है ना। इस पर जैसे ही आते हैं, यानी कि जैसे हम ओवरकम हो लेते हैं, ठीक है ना, करंट का मान अचानक बढ़ जाता है रैखिक रूप से, यानी कि मान लीजिए कि वास्तव में चरघातांकी रूप से बढ़ता है। करंट का मान क्या होता है, चरघातांकी रूप से बढ़ जाता है अचानक। तो ये वाला जो वोल्टेज होता है इसी को नी वोल्टेज कहते हैं, जो कि जर्मेनियम के लिए जो होता है 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए वही विभव प्राचीर वाली बात, इतना वोल्ट होता है। ठीक है ना। यानी कि अब विभव प्रबल हो गया, तो अब क्या होते हैं कि इधर के इलेक्ट्रॉन और उधर के होल, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मदद करती है संधि की तरफ जाने के लिए। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस विभवांतर की वजह से मैक्सिमम संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर से यंत्र की तरफ से, और मैक्सिमम संख्या में होल उधर से आकर के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या डिफ्यूज करते हैं, यानी संधि को पार करके इस साइड आते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक डिफ्यूजन करंट यानी विसरण धारा मैक्सिमम बहती है। ठीक है ना। लेकिन इतने वोल्टेज तक कुछ खास करंट नहीं बहती है, बाद में वो अचानक बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि देखिए यहाँ पे तो हम वोल्टेज यहाँ पे आते ही बढ़ जाने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ संधि का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता, हम उस पे लगाए हुए हैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड विभवांतर, जिसके कारण से हल्की फुल्की करंट बहती है, तो उसके कारण से संधि के आसपास रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी कुछ तो मोटाई होती है, शुरू में मोटाई तो ज्यादा होती है ना, 10⁻⁻⁶ मीटर फुट की मोटाई होती है शुरू में। तो वहां पे टेम्परेचर उस संधि का बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर संधि का बढ़ता है तो संधि के आसपास के जो कोवैलेंट बांध होते हैं शुद्ध अर्धचालक के, है ना, बैलेंस बॉन्ड में जो रहते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जैसे ही टूट जाते हैं, मतलब कुछ मात्रा में टूट जाते हैं, जैसे होल पेयर इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो होल इस साइड और इलेक्ट्रॉन उस साइड जाने लगते हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन और उधर के होल तो आते जाते रहते हैं, तो थोड़ी सी करंट अचानक बढ़ जाती है। यहाँ पे आते ही करंट क्या हो जाती है, अचानक बढ़ जाती है। ठीक है ना, करंट क्या हो जाती है, यहाँ पे आकर के बढ़ जाती है। ठीक, तो इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। ठीक है ना। और ये जो नी वोल्टेज होता है, ये धारा पर निर्भर नहीं करता, तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, नी वोल्टेज क्या होता, हमने ग्राफ बना भी दिया। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वह अग्र विभव, यहाँ पे वह अग्र विभव जिस पर
अग्रधारा, वही विसरण धारा ही होती है, उसी को हम लोग अग्रधारा का मान तेजी से बढ़ता है। का मान क्या होता है? तेजी से, रैखिक रूप में चरघातांकी रूप में ना, मान तेजी से बढ़ता है। किस रूप में बढ़ता है? वास्तव में चरघातांकी रूप में, चरघातांकी रूप में, यानी कि पावर्स के रूप में बढ़ता है ना, मल्टीपल के रूप में बढ़ता है, स्क्वायर के रूप में बढ़ जाता है। अग्र विभव, जिस पर अग्रधारा का मान तेजी से बढ़ता है चरघातांकी रूप में, ठीक है ना, नी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? नी विभव, या इसी को विभव प्राचीर भी कह सकते हैं, कहलाता है, ठीक है ना। और यह विभव धारा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यह विभव किस पे निर्भर नहीं करता? यह विभव जो है धारा के मान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि धारा का मान तेजी से बढ़ जाए तो इसका मान भी बढ़ जाए, ये कांस्टेंट होता है, ये धारा के मान पर निर्भर नहीं करता। जैसे जर्मेनियम के लिए देखिए फिक्स है और सिलिकॉन के लिए फिक्स है। ऐसा नहीं कि करंट बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाए, नहीं, ये विभव है जहां से करंट बढ़ने की शुरुआत होती है। तो वहां से करंट बढ़ने की शुरुआत होती है जिसपे करंट का कोई प्रभाव नहीं होता, जिसपे करंट का कोई प्रभाव नहीं होता। हर मटेरियल का वो एक फिक्स पोटेंशियल होता है, सेमीकंडक्टर का, प्योर सीमेंट का, जर्मेनियम का इतना, सिलिकॉन का इतना। इसके बाद जैसे कहने का मतलब है कि वो अगर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम का है तो पहले हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज पर आएंगे तब हमको करंट मिलेगी, यानी कि इस वोल्टेज के बाद ही करंट मिलेगी। तो कुछ तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो विभवांतर लगाए हैं, और कुछ तो कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर के कारण, कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस, करंट बहती के टूटने की वजह से दोनों मिलकर के करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये विभव अलग होता है, इसके पर तो करंट निर्भर करती है, इसी पे तो करंट बढ़ रही है, लेकिन ये किसी मटेरियल का होता है नी विभव जो करंट पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका अभिलाक्षणिक वक्र भी हो गया, ठीक है। करंट और विभव में अग्र विभव, अग्रधारा, इसको हम लोग अग्रधारा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अग्र विभव भी होगा, फॉरवर्ड पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, तो आप एक्स्ट्रा आप जान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्क्रम अभिनत संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्क्रम अभिनत संधि। फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। फिर हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उत्क्रम अभिनति। उत्क्रम अभिनति संधि यानी पीएन संधि, इसको आप पीएन संधि भी कह सकते हैं। उत्क्रम अभिनत पीएन संधि। पीएन संधि को हम उत्क्रम कब कहते हैं? पीएन संधि को या इसी को पश्च भी कहा जाता है, उत्क्रम कहिए, रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है, इसको रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है, पश्च पीएन संधि। अभिनति मतलब इंग्लिश में बाइसिंग कहा जाता है। तो बाइसिंग का मतलब होता है कि जब इसके पीएन सिरों से, संधि के सिरों से अगर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल या विद्युत क्षेत्र नहीं क्रिएट किया जाता है तब तक इसको बाइसिंग नहीं कहा। बाइसिंग करना का मतलब है कि पीएन संधि को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में लाना, यानी कि किसी बाहरी स्रोत की बाहरी बैटरी से जोड़ना। तो उत्क्रम कब कहा जाएगा इसको? हाँ, एक चीज और है इसको बताने से पहले कि देखिए कहा जाता है कि जो पीएन संधि को, जैसे अभी हमने अग्र अभिनति कहा था, अग्रदिशिक बाइसिंग जो होती है, कि
जो पी सिरा होता है बैटरी के हाई पोटेंशियल से और एन सिरा बैटरी के लो पोटेंशियल से होता है। ये राइट कॉन्सेप्ट है, मतलब है कि एक्चुअल में ये होना चाहिए कि एक पी उसका लो पोटेंशियल पे हो और वो इसका हाई पोटेंशियल पे हो। अब वो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा वो अलग है। जैसे कि मान लीजिए, कहने का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि हाई पोटेंशियल, अभी हम संधि नहीं बना रहे हैं, अभी पीएन संधि बनाएंगे, डायोड बनाएंगे, उसका सिंबल बनाएंगे कैसे होता है पीएन संधि डायोड का सिंबल, ठीक है ना। तो जैसे ये लो पोटेंशियल होता है, ये हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। ये हायर होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ये पी का और एन का, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सपोज करिए ये लो होना चाहिए या हायर होना चाहिए। तो इस समय अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये लो है ये हायर है। अगर मान लीजिए कि इसे आप जीरो भी, इसको आप वो भी कर सकते हैं, इसे अगर हम लोग अर्थिंग कर दें तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया और प्लस का हमेशा जीरो से ज्यादा, ये भी हो सकता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसे अगर आप अर्थिंग कर दें और इसे क्या कर दें, निगेटिव कर दें, तो तब भी नेगेटिव पोटेंशियल, अर्थिंग का पोटेंशियल यहाँ जीरो होता है तो जीरो से ये हमेशा कम रहेगा, नेगेटिव तो कम ही रहता है जीरो से। या आप ऐसा कर दें कि हाँ इसे अर्थिंग कर दें तो हो गया। हाँ एक तो ये हो जाएगा कि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तीन तरह से इसको दिखा सकते हैं, या तो आप इसको माइनस दिखाइए, या आप इसको अर्थिंग कर दीजिए, या इसे प्लस से दिखाइए, इसे अर्थिंग कर दीजिए, या एक को प्लस एक को माइनस रख दीजिए। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेन इसका जो मकसद ये है कि एक लो पोटेंशियल रहना चाहिए, एक हायर पोटेंशियल रहना चाहिए, ठीक। मतलब ये है कहने का मतलब। तो उत्क्रम अभिनत में सीधी सीधी बात है कि जब पीएन संधि को जो है पीएन संधि को उत्क्रम अभिनति करने के लिए संधि के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, अब हम लोग पी को जो प्लेट है एक तरह से उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, है ना। तो बैटरी के ऋण सिरे से यानी कि निम्न विभव सिरे से तथा संधि के यन सिरे का मतलब होता है यन टाइप के सेमीकंडक्टर को। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के ऋण सिरे से यानी निम्न विभव से, और संधि के यन सिरे को यानी यन टाइप सेमीकंडक्टर को सिरे को बैटरी के धन सिरे का मतलब होता है उच्च विभव, हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो संधि को उत्क्रम या पश्च उत्क्रम अभिनत संधि कहते हैं। उत्क्रम अभिनत संधि कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनत संधि कहते हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है, अब इसको हम बना लें। ये हमारा संधि है, ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का है। इसमें दो और ये अक्षय परत है। अब जानते हैं इधर पॉजिटिव 4 आयन थे स्थिर और इधर नेगेटिव ग्राही आयन थे स्थिर। ये डोनर है, ये प्लस था, इधर माइनस था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुई थी और ये जो था वो विभव प्राचीर था। अब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के
धन पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल दे देते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाते हैं, और ये जानते हैं कि P में होल होते हैं मेजॉरिटी में, और जो है माइनर में इसके वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनर में जो है कुछ होल होते हैं, ठीक। अब देखो इस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किधर से किधर लगती है, यानी से पी की ओर, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो ये इसका सपोर्ट करते हैं, तो ये इसका सपोर्ट करते हैं। अब कहने का मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी कि एन के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगी यानी संधि से दूर, और पी को होल को भी संधि से दूर। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्या करते हैं, संधि से दूर चले जाते हैं, यानी कि संधि से होकर के जो विसरण धारा जो बहती है वो लगभग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब वो जो मेजर वाले वो संधि से दूर चले जाते हैं, इसका मतलब है कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है एक तरह से। और कहने का मतलब है कि ये इसकी जो मोटाई होती है अक्षय परत की वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और यहाँ का रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम के ऑर्डर का, 10⁶, ठीक है ना। किस ऑर्डर का होता है, मेगा ओम, यानी कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको ये बहने नहीं देता। इसका मतलब है कि संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती है अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि वही करंट मेजरेबल होती है। हाँ, एक करंट और बहती है जिसको हम माइक्रो एम्पियर में नापेंगे, वो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जिसको उत्क्रम धारा कहेंगे, क्योंकि अग्र धारा जो होती है जो मेन रोल करती है वो तो यहाँ जीरो हो जाएगी। तो उसी आधार पे हम लोग कहेंगे कि जो संधि है वो इस कंडीशन में काम करना बंद कर देती है, ठीक है ना, यानी कि संधि से होकर कोई नेट धारा नहीं बहती है, जबकि इसमें एक माइक्रो लेवल की एम्पियर की धारा बहती है ड्यू टू माइनॉरिटी, जो इसमें माइनर होल और इसमें माइनर इलेक्ट्रॉन उनके कारण होता है, क्योंकि उनके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करती है। तो वो करंट बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर की होती है, इसीलिए किसी डिवाइस में उसका कोई रोल नहीं होता है। हम मेजर करंट को ही देखते हैं, फिर भी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस केस में ये कहेंगे कि इस केस में जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनत होती है ये कार्य करना बंद कर देती है, संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती है। तो इस कंडीशन में तो हमने एक शुरू में बात किया था पीएन संधि डायोड अभी क्यों कहते हैं वो भी आएगा, कि पीएन संधि से डायोड कहते हैं। तो इस कंडीशन का उपयोग हम कोई डिवाइस बनाकर कर सकते हैं, डोपिंग करके हम करंट के मान को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये एक डायोड की तरह भी होता है, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड बायस में थे, अग्र अभिनत थी, तो करंट को पास होने दिया, और जब ये उत्क्रम हुई तो करंट को पास नहीं होने दिया, यानी करंट जब भी बहेगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बहेगी जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कि जब P पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा होगा, हायर वोल्टेज से, लोअर से नेगेटिव जुड़ा होगा, रियन, ठीक है ना, तब ये काम करेगी, करंट को जाने देगी, और जब ये उत्क्रम अभिनत में होगी तो करंट को नहीं जाने देगी। तो इस पर हमारा कंट्रोल है, हम चाहे तो करंट जाने दें और चाहे तो करंट नहीं जाने दें। अब ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी करंट चाहिए, उस हिसाब से इसकी डोपिंग करेंगे, उस हिसाब से पीएन टाइप का मटेरियल लेंगे। तो हमारा इस पे कंट्रोल था जो हमने शुरू में ही बताया था, ठीक है ना। तो इससे हमारे मन माफिक जो है डिवाइस बनाई जा सकती है, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन लिख लेते हैं जो बोर्ड में आप लिख सकते हैं, फिर इसके बारे में भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में संधि पर एक नेट विद्युत क्षेत्र होता है, संधि पर एक नेट विद्युत क्षेत्र, कौन सा, E और प्लस EI, किधर से किधर लगता है, N से P की ओर, N से P की ओर कार्य करता है, ठीक है ना।
तो ये विद्युत क्षेत्र माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर का सपोर्ट करता है, लेकिन जो मेजर होते हैं जिनके करंट से जो करंट मिली एम्पियर में बहती थी जिसका हम उपयोग करेंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब दूर, संधि से दूर शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए करंट नहीं बहेगी। ठीक है ना। तो लिखेंगे, और यह क्षेत्र क्या करता है, होल तथा इलेक्ट्रॉन को संधि से होकर गुजरना बंद कर देता है। यह क्षेत्र संधि से होकर इलेक्ट्रॉन तथा होल का गुजरना बंद कर देता है। गुजरना बंद कर देता है यानी संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती, अर्थात अतः संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती है। संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती है, अर्थात संधि कार्य करना बंद कर देती है। अर्थात संधि कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है ना। यानी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें एक्स्ट्रा लिखेंगे, इसी क्यू कि उसका रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है। अगर आइडियल उत्क्रम अवनत संधि पीएन संधि मिल जाए तो वो एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि उससे होकर कोई करंट नहीं जाती है। ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है। चलिए, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक। एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब ये होता है, बाद में अभी या हम लिख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, चलिए बाद में इसको लिखेंगे कि इसको संधि डायोड क्यों कहा जाता है। अब तो डायोड हम बता देंगे कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये करंट को सिर्फ एक ही दिशा में डाला जाता है। डायोड वाल्व होता है का मतलब, वाल्व का मतलब होता है कि ऐसी चीज, डिवाइस जो किसी चीज को एक डायरेक्शन में, करंट हो या एयर को एक डायरेक्शन में जाने दे और अपोजिट डायरेक्शन में न आने दे, उसे वाल्व कहा जाता है। तो बिल्कुल वो उसी तरह का व्यवहार है कि ये पीएन संधि जब अग्र अवनत होती है तो संधि से होकर करंट को जाने देती है, और जब ये उत्क्रम अवनत होती है तो संधि से होकर करंट को नहीं जाने देती है। तो ये एक वाल्व की तरह व्यवहार, डायोड वाल्व की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए इसको पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। उसे अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो एक चीज और है कि इसमें हालांकि एक करंट और बहेगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। वो उत्क्रम धारा होगी, रिवर्स करंट होगी। वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जो इसमें देखिए एन में होल और पी में इलेक्ट्रॉन है, उसके वजह से बहेगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो बैटरी का विभवांतर हमने लगाया है, वो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, वो उसका सपोर्ट करता है। ठीक है ना। उसका क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस यहाँ के होल इधर और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो एक माइनॉरिटी करंट बहेगी, माइक्रो एम्पियर की बहेगी, क्योंकि जो संधि है वो मेगा ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। यानी उस केस में इसका जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम का होता है। ठीक है ना। इसलिए जो इसकी करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस, मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस उसके समानुपाती होता है, तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और आइडियल कंडीशन में कहें तो ये एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। क्योंकि माइनॉरिटी जो चार्ज के कारण करंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम अब परीक्षा में आप यहाँ तक लिखेंगे। अब हम लोग उसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होता है ना, क्यों करंट माइक्रो में ही बहती है, तो हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम भंजक बोल्टता, एवलांचे ब्रेक डाउन, जेनर ब्रेक डाउन क्या होता है, उनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक चीज और है कि जो उत्क्रम धारा है
ये किस पर निर्भर करती है? ताप पर। किस पे? ताप पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो आए कैसे? वो आए हैं थर्मली एजिटेशन के वजह से। थर्मल एजिटेशन, उसमें ऊर्जा, उसमें विक्षोभ के कारण ही तो ये होल इलेक्ट्रॉन है। और जिसका अधिक टेम्परेचर होगा वहाँ अधिक n में अधिक होल मिलेंगे, p में अधिक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर जो माइनॉरिटी के रूप में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो बैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनके टूटने से होते हैं। और वो टूटते कैसे हैं? थर्मल एजिटेशन की वजह से। थर्मल एजिटेशन मतलब उसमें विक्षोभ की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से, यानी रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटे रहते हैं, जिससे n में होल, p में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये जो करंट होती है डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी होल और इलेक्ट्रॉन है वो टेम्परेचर की वजह से ही आते हैं। ठीक है ना? तो उत्क्रम धारा जो होती है ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ठीक है ना? ये नोटिंग पॉइंट है कि उत्क्रम धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ठीक है ना? तथा संधि का ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है ना? इसको ऊपर मिटा दे, एक लाइन ये लिख लीजिए कि हाँ ये चीज थोड़ा एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटाइए। मेन पॉइंट ये है कि अब उत्क्रम अभिन्नत पीएन संधि में एक उत्क्रम धारा बहती है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं उत्क्रम अभिन्नत पीएन संधि में संधि से होकर एक माइक्रो एम्पियर की उत्क्रम धारा बहती है। अभी क्यों माइक्रो एम्पियर आता वो भी आएगा, बहती। ठीक है ना? और उत्क्रम धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा संधि के ताप बढ़ने पे बढ़ती है। ठीक है ना? और क्यों ताप पर निर्भर करती है वो चीज हम लिख देते हैं यहाँ पे। हालांकि चलिए इसको पूरा मिटा दीजिए। ठीक है? तो क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की जो संख्या है, क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या, अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या, ठीक है ना, किस पे निर्भर करती है? उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है। उसमें विक्षोभ यानी कि उसमें ऊर्जा पर। उसी की वजह से तो माइनॉरिटी के रूप में होल और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नहीं तो इसमें होल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? उसी की वजह से आते हैं। इसमें होल कहाँ से आएंगे? उसी की वजह से आते हैं। नहीं तो पी में मेजॉरिटी में तो होल है, एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। वो कोवैलेंट बॉन्ड जो रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है उसमें विक्षोभ के कारण, तो उसी के कारण तो माइनर के रूप में इलेक्ट्रॉन होल होते हैं और वो संधि को एक दूसरे मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सपोर्ट करती है, तो इसके होल इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो वही करंट फ्लो हो जाती है जिसको उत्क्रम धारा कहते हैं। तो वो इस पे निर्भर करती है। ठीक है? चलिए, तो ये मान लीजिए पॉइंट 1 था, ये 2 था, अरे ये 1 था, ये 2 रहा। अब यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है? अब इनमें देखिए इसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रवृत्त करता है। यानी कि आरोपित विद्युत क्षेत्र ई जो है, EI को
प्रबल बनाता है, प्रबल बनाता है। ये सपोर्ट देखो डायरेक्शन सेम है ना, तो जुड़ जाता है ना, प्रबल बनाता है। ठीक है। अतः जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं क्यों रुक जाते हैं, वो उसकी बात हम कर रहे हैं, वही हमने बता दिया था, उसको लिख लिया जाए कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो संधि से दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड के विपरीत जाते हैं और होल जो इसके डायरेक्शन में जाते हैं तो संधि से दूर हट जाएंगे, संधि की चौड़ाई बढ़ जाएगी, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए संधि से होकर कोई करंट नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए माइनॉरिटी की वजह से बहती है तो भी माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 10⁶ यानी मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो B/R होता है और R 10⁶ के होता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रबल बनाता है। ठीक है ना। अतः बहुसंख्यक आवेश वाहक, संख्यक आवेश वाहक जो होते हैं संधि से क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं, हट जाते हैं मतलब दूर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? समझ गए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलते हैं और होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और किस ऑर्डर का होता है, 10⁶ ओम, इस ऑर्डर का होता है। ठीक है ना, इतने ओम का होता है। ठीक, तो इसका आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा करके और भी बातें लिखते हैं। अभी हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे रिवर्स वोल्टेज पे, यानी अब ये रिवर्स वोल्टेज हो गया ना, जब ये ऋण से हो गया P और ये प्लस से होगा, जिसे उत्क्रम विभव कहेंगे, यानी कि रिवर्स वोल्टेज। उत्क्रम विभव पर और उत्क्रम धारा पे हम एक ग्राफ खींचेंगे, उससे दो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आएगी। ठीक है ना, वो आएगी, एक ब्रेक डाउनिंग होगी, जिससे करंट का मान बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग जेनर ब्रेक डाउन या एवलांचे ब्रेक डाउन कहते हैं। जेनर ब्रेक डाउन या एवलांचे ब्रेक डाउन कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या है कि इतने कोड का होगा। अगर हम बात करें एक आदर्श की बात करें, तो जो आदर्श आइडियल उत्क्रम अभिनत संधि जो होती है, आदर्श उत्क्रम अभिनति संधि जो है, वही पीएन संधि, एक खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगी। अगर आदर्श होगा तो कोई करंट नहीं बहेगी, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करती है। खुला परिपथ मतलब जिससे का रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट हो। ठीक है ना। अब देखिए, एक चीज होता है कि पांचवी चीज है, इससे होकर के उत्क्रम धारा बहती है। ठीक है ना। अब हम लोग कहेंगे कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि से होकर, ठीक है ना, संधि से होकर N से P की ओर एक उत्क्रम धारा बहती है। ये जो है माइक्रो एम्पियर की कोट की होती है। ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर की कोट की होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेगा ओम के कोट का होता है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर इसके वजह से आई वो इसका सपोर्ट करती है, तो होल को इधर ढकेलेंगे, माइनर इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा था हमने, उत्क्रम धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा सन्निकट का ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो अल्प ये चीज थोड़ा हमको पहले लिखना चाहिए था कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि से होकर एक उत्क्रम धारा बहती है जो माइक्रो एम्पेयर की कोट की होती है, तब ये लिखना चाहिए था। चलो, तो जो उत्क्रम धारा बहती है, जो हमारी मेन धारा होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरी कराती है, वो तो नहीं बहती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको बहने नहीं देता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इधर रोक देता, होल को उधर रख देता। ठीक। अब ये जो करंट होती है वो ताप पर विशेष रूप से निर्भर करती है, क्योंकि जो होल और इलेक्ट्रॉन माइनर के रूप में होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से ही जनरेट होते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि जो ये कहने का मतलब है कि जो उत्क्रम धारा है वो उत्क्रम वोल्टेज के बड़ी परास में भी नियत रहती है। एक तरह से कहते हैं कि उत्क्रम धारा, जो हम लोग उत्क्रम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज की के बड़ी परास में, वोल्टेज की बड़ी परास का मतलब बड़े मान में भी लगभग नियत रहती है। यानी कि वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा हो जाए फिर भी ये नियत ही रहती है, बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? बढ़ती है, रीजन क्या है? क्योंकि चूंकि ये तो पहले ही से इसके सपोर्ट में होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होती है, और इसके आ जाने से इसको और प्रबल बना देता है। तो जो जितना होल थे वो सब के सब एक साथ पार कर जाते हैं, ये नहीं कि आगे पीछे। मतलब इनके वजह से जो करंट होती है वो ही बनी रहती है, इसलिए कि जितना जनरेट होते हैं टोटली से पार कर जाते हैं एक साथ। तो जब एक साथ बहेंगे तो करंट जो पहले रहेगी वही बनी रहेगी। अगर उनकी संख्या में कमी बेसी होती और आगे पीछे जाते तो करंट का मान घटता बढ़ता। जैसे कि एक बार 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, इस तरह से बढ़ते तो करंट भी तो बढ़ती, कि करंट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब आवेश वाहकों की संख्या पे। तो चूंकि वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो तो उतना ही है, और जितना जनरेट होते हैं अगर हो भी रहे हैं तो वो एक साथ पार कर जा रहे हैं। ठीक है ना, इस वोल्टेज पे तो करंट वही का वही बनी हुई है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे 4 होल हैं तो एक साथ यहाँ चले आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक साथ चले आते हैं, फिर भी इनका चक्रण इस बैटरी से होकर भी होता रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर, होल अंदर मोशन करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। तो 4 ही होल है मान लीजिए शुरू में, तो वो 4 होल इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक साथ इधर जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो 4 उत्पन्न होते हैं एक साथ चले जाते हैं, 4 उत्पन्न होते हैं एक साथ चले जाते हैं, 4 उत्पन्न होते हैं एक साथ चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन तो वही है ना, तो करंट का मान बढ़ेगा कैसे? इसीलिए इसका मान भले बहुत ज्यादा हो, इसका मान, फिर भी करंट का मान लगभग नियत रहता। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि करंट का मान अचानक बढ़ जाएगा, पोटेंशियल का एक वैल्यू ऐसी आएगी कि अचानक बढ़ जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक डाउनिंग हो जाएगी जो 2 तरह की होती है। ठीक है ना, वो इसके स्ट्रक्चर पे निर्भर करती है, लगभग नियत रहती है। ठीक है ना। उत्क्रम धारा उत्क्रम वोल्टेज की बड़ी परास में भी लगभग क्या होती है? नियत रहती है। ठीक है ना, मतलब लगभग नियत रहती है, अर्थात धीरे धीरे बढ़ती है, भी कह सकता, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है ना, अर्थात धीरे धीरे बढ़ती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी हमने बता दिया, उसको लिख भी लो। क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की गति, ठीक है ना, में EI जो इलेक्ट्रिक इंटरनल फील्ड भी सहायक होती है। क्या होती है?
सहायक होती है। ठीक है ना। अतः समस्त वाहक आवेश वाहक जो होते हैं, अतः समस्त आवेश वाहक जो होते हैं एक साथ संधि को पार कर जाते हैं, एक साथ संधि को पार कर जाते हैं, एक साथ संधि को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग भंजक बोल्टता के बारे में पढ़ेंगे और एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांच भंजक बोल्टता और जेनर भंजक बोल्टता, ये दोनों चीज क्या होती है, या एवलांच ब्रेकडाउन भंजक और जेनर भंजक क्या होता है उसके बारे में और उसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये सिलेबस में होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, अभी हम लोग ग्राफ के नीचे पहुंचते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लिया जाता उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा में। ठीक है ना। तो उससे पहुंचने से पहले हम एक चीज लिख लेते हैं कि उसे, हालांकि हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था कि इसे संधि डायोड क्यों कहते हैं, इसे संधि डायोड क्यों कहा जाता है, पीएन संधि को संधि डायोड क्यों कहा जाता है। ये एक प्रश्न था ना कि पीएन संधि को पीएन संधि डायोड क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे कि पीएन संधि, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इस चीज के पहले लिखिएगा, पीएन संधि केवल एक ही दिशा में कार्य करती है, यानी एक ही दिशा में धारा को जाने देती है। पीएन संधि केवल एक ही दिशा में धारा को जाने देती है, यानी काम करती, जाने देती है जब यह अग्र होती है, अभिनति होती है। ठीक है ना। पश्च या उत्क्रम अभिनत होते ही यह धारा संधि से होकर धारा संधि से होकर प्रवाहित धारा को रोक देती है, प्रवाहित धारा को नहीं जाने देती है। ठीक है ना। यह क्रिया डायोड वाल्व की तरह होती है, यह क्रिया डायोड वाल्व की तरह होती है। अतः पीएन संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं, अतः पीएन संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं, संधि डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना। तो पीएन संधि डायोड को आप ऐसे दिखा सकते हो, ये P है और ये N है, ये संधि है, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, इसमें प्लस 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 दिखा सकते हो, इसमें माइनस माइनस, और यहाँ पे जो है धात्विक परत होती है, ताकि इसको हम किसी चालक से अटैच करेंगे तभी तो बाहरी परिपथ में होल या करंट, होल तो अंदर ही बहते हैं, बाहर परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो ये धात्विक संपर्क होता है। ये क्या होता है, एक धात्विक संपर्क होता है, धातु का लेप होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये अक्षय परत का क्षेत्र है, या इसका जो सिंबल है, प्रतीक, एक तरह से प्रतीक यानी कि सिंबल की बात करें इसकी, तो देखियो इसको एक तीर के रूप में और एक खड़ी पाई होती है इसके साथ,
तो जो ये तीर के रूप में होता है इसको हम P से, और जो ये खड़ी पाई होती है एक तरह से, इसको N से दिखाते हैं। तो ये सिंबल है पीएन संधि डायोड का, ये क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है ना, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है, जिसमें ये खड़ी पाई जो होती है ये, इसको N से, और जो ये तीर होती है इसको P से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो अब जब भी हम किसी सर्किट में बनाएंगे तो संधि डायोड को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके भंजक वोल्टा के बारे में। ठीक है ना, और एक करेक्टरिस्टिक ग्राफ के बारे में उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा के बीच। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं अब ग्राफ। तो ठीक है ना, तो उत्क्रम वोल्टेज का मतलब है निगेटिव वोल्टेज इस डायरेक्शन में, उत्क्रम विभव इस डायरेक्शन में रहेगा, और चूंकि ये वाली डायरेक्शन जो उत्क्रम विभव की वजह से है तो उसकी करंट की दिशा इधर दिखा देते हैं जो कि माइक्रो एम्पियर की होगी। ठीक है ना। उत्क्रम विभव का मतलब हो गया कि हम P को क्या है निगेटिव से कर दिए, अब P को नेगेटिव वोल्टेज देते जा रहे हैं और N को पॉजिटिव। तो अब इसको दिखाया चाहे तो दोनों को एक ही ग्राफ में दिखा सकते हैं, मिली एम्पियर है, इधर क्या है अग्र विभव दिखा सकते हैं, दोनों को चाहे तो ये भी दिखा सकते हो। तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ आया था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो एम्पियर की जो करंट होती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहती है ना, तो बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम, और लगभग नियत बनी रहती है। नियत इसलिए बनी रहती है क्योंकि जितने होल होते हैं वो एक बार में ही क्रॉस कर जाते हैं संधि को। ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जितना एन टाइप में या पी टाइप में होल, एन टाइप में होल या पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घटते बढ़ते नहीं, वही रहते हैं, एक बार क्रॉस करते रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे उत्क्रम विभव बढ़ाते जाते हैं तो जो संधि का टेम्परेचर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करीब 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस होता है, और इस उत्क्रम धारा के वजह से उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि संधि हीट हो जाती है ना। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउनिंग हो जाती है, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउनिंग मतलब होता है भंजन हो जाता है। तो भंजन दो तरह का होता है, एक को हम कहेंगे एवलांच भंजन और एक कहेंगे जेनर भंजन। एवलांच भंजन और जेनर भंजन। तो देखिए होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ का ताप संधि का, तो थर्मल एजिटेशन के वजह से, थर्मल एजिटेशन के वजह, अब देखिए हम एवलांच ब्रेक बताएंगे। तो ये जो माइनर चार्ज कैरियर होते हैं और है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके पास हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसके परमाणुओं से टक्कर मारते हैं और टक्कर मार करके उनको आयनित कर देते हैं, वहां से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। और एक चीज और है कि जो संधि के आसपास के जो आयन होते हैं, जो है कोवेलेंट बांड होते हैं, कुछ आयन होते हैं, तो यहाँ पर भी तो होते हैं कोवेलेंट बांड, जो वैलेंस बांड होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के, मतलब जिसका ये बना हो, जर्मेनियम का बना हो तो जर्मेनियम का वैलेंस बॉन्ड होंगे यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, और सिलिकॉन का होगा सिलिकॉन का होता, तो वो भी क्या होता है, टूट जाता है। तो टूट जाता है तो लार्ज नंबर में होल और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, है ना।
तो अचानक करंट का मान क्या होता है, अचानक जाते 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 उत्क्रम विभव के एक निश्चित वोल्टेज पे पहुंचते पहुंचते अचानक देखते हैं रैप्टरली बढ़ जाती, और इसी को हम लोग उत्क्रम विभव क्या कहते हैं, भंजक वोल्टा कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भंजक वोल्टा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है ना, क्या कहते हैं, भंजक वोल्टा। और उस केस में इसको क्या कहा गया था, नी वोल्टेज। और ये भंजक वोल्टा दो तरह की होती है। तो पहले हम भंजक वोल्टा की डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद तो फिर हम आगे इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनका अंतर पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे कि वह उत्क्रम वोल्टेज, यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे, वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता, अचानक, एकाएक मतलब अचानक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टा कहलाती है। क्या कहलाते हैं, भंजक वोल्टा कहलाती है। ठीक है ना। तो इस भंजक वोल्टा, ये जो भंजक वोल्टा एक वोल्टेज होता है जिसका मान करंट के बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता, हद तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो मतलब ये तो कांस्टेंट रहता है ये भंजक वोल्टा, लेकिन अब ये ब्रेक डाउनिंग दो तरह से होती है। जो एक जेनर वोल्टेज होता है, जेनर भंजक वोल्टा जो होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है और करंट का मान बढ़ता जाता है। और ये भी भंजक वोल्टा ये कांस्टेंट ही रहती है, इस पे करंट बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भंजक वोल्टा में क्या होती है कि इसको जलने का खतरा होता है, ब्रस्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि इतना अधिक करंट, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, तो इस करंट के वजह से यहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि इसके जलने की संभावना होती है। ठीक है ना। तो हम इसका मान बहुत अधिक करंट अगर हम इससे लेते हैं इस केस में, तो ये खराब हो सकता है, उपकरण जल सकता है। क्या हो सकता है, जल सकता है। तो ठीक है ना। तो ये भंजन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं एवलांच भंजन और एक को कहते हैं जेनर भंजन। हालांकि जेनर डायोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये चीज हम लोग अंतर भी लिख लेते हैं इसके बारे में, और वो भी। तो ये जो अचानक धारा बढ़ जाती है, ये घटना कब घटती है, किस कारण से कहती है, ब्रेक डाउन हो जाता है कोवैलेंट बांडों का। क्या हो जाता है, कोवैलेंट बांड, जो संधि के कोवैलेंट बांड होते हैं आसपास के, या कह लीजिए पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो बॉन्ड होते हैं, संयोजक बंध से जुड़े होते हैं आपस में, जर्मेनियम का एटम्स होता है चाहे सिलिकॉन का, वो टूट जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है ना। तो ये दो रीजन के वजह से अकरेंस होती है, दो रीजन्स के। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि रिवर्स वोल्टेज पे क्या होता है कि रिवर्स करंट अचानक बढ़ जाती है, जिस रिवर्स वोल्टेज पर उसे भंजक वोल्टा कहते हैं या भंजक वोल्टेज कहते हैं। करंट अचानक अब्रप्टली बढ़ जाती है। तो ये घटना हम लिख सकते हैं कि यह घटना जो होती है, यह घटना संधि के पास के, यह घटना कुछ सहसंयोजक, जो सहसंयोजक बंध के
टूट जाने के कारण होती है, टूट जाने के कारण होती है ना। यह घटना कुछ सहसंयोजक बंध के टूट जाने के कारण होते हैं। अर्धचालक के, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्धचालक के, अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन लग के कुछ सहसंयोजक बंध के टूट जाने के कारण होती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है ना। जंक्शन के पास, एट द जंक्शन भी कह सकते हैं कि जो संधि के समीप के, यानी जंक्शन के पास, क्योंकि वहीं का रेजिस्टेंस तो ज्यादा हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यह घटना अर्धचालक के संधि के, चलिए यह पे लिख देते हैं संधि के समीप के, संधि के समीप के, ठीक है ना, कुछ सहसंयोजक बंध के टूट जाने के कारण होती है, ठीक है ना। और यह भंजन दो कारणों से हो सकता है, यह भंजन जो होता है दो कारणों से हो सकता है, ये भंजन क्या है, दो कारणों से हो सकता है, ठीक है ना। अब हम पहला भंजन बोलेंगे एवलांच भंजन, पहला होगा एवलांच भंजन और एवलांच भंजन वोल्टा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, एवलांच या एवलांची जो भी होता है से एवलांच ही पढ़ा जाता है, एवलांच भंजन, ठीक है ना। पहला है क्या होता है एवलांच भंजन। तो देखिए एवलांच भंजन कब होता है कि जब डोपिंग जनरल होती है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अभी देखा ना कि हीट के वजह से जो सहसंयोजक बंध जो संधि के आसपास के थे वो टूट गए, क्योंकि वहीं का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जो एवलांच भंजन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है, ठीक है ना। उसके कारण से संधि के आसपास के कोवैलेंट टूट जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के कारण ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊर्जा मिलती है। तो जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉन, उनके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि वो अर्धचालक के परमाणु से टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं और वहाँ से वैलेंट इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज नंबर में होल और पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड हो जाता है, तो इसलिए अचानक करंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो उसमें जो है डोपिंग जो होती है वो सिंपल होती है, जनरल डोपिंग होती है पीएन टाइप सेमीकंडक्टर में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होती है वो जनरल डोपिंग में होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि जो डोपिंग होती है वो जनरल होती है, ठीक है ना। ठीक, सिंपल यानी कि पीएन जंक्शन में होती है। तो एवलांच भंजन जो होता है, हम पे लिख देते हैं कि एवलांच एवलांच भंजन जो है वो सामान्य है ना, सामान्य पीएन संधि में पाया जाता है, सामान्य पीएन संधि में पाया जाता है। मतलब है कि पाया जाता है कि डोपिंग जो होती है वो नॉर्मल की होती है, ऐसा नहीं कि हाईली डोपिंग होता है, नॉर्मल डोपिंग होती है, जनरल जैसे डोपिंग होती है, ठीक है ना। डोपिंग का मतलब अपमिश्रण जो होता है वो बहुत हल्का अपमिश्रण होता है। कहने का मतलब है कि इसको मिश्रित करने का तरीका होता है कि एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, दूसरे वाले को ऊपर रख करके उसमें डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो वो डोपिंग जो होती है, जैसे P के ऊपर N की या N के ऊपर P की,
तो उनकी जो डोपिंग होती है वो नॉर्मल डोपिंग होती है, यानी एन के ऊपर पी की चाहे पी के ऊपर एन की, हाईली डोपिंग नहीं होती, यानी कि ज़्यादा अपमिश्रण नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस केस में जो जनरल पीएन संधि होती है, समान पीएन संधि में रिवर्स बायसिंग जब किया जाता है रिवर्स वोल्टेज पे, तो जो भंजन होता है उसी को एवलांच भंजन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे उत्क्रम अभिनत के कारण पाया जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे होता क्या है, कैसे, उत्क्रम अभिनत के कारण। उत्क्रम अभिनत समझ रहे हैं क्या होता है, पी बैटरी के ऋण से होता है और एन बैटरी के प्लस से। तो लिखेंगे कि उत्क्रम अभिनत के कारण, अभिनत के कारण, ठीक है ना। जंक्शन के समीप या जंक्शन के समीप छोड़िए, उत्क्रम अभिनति के कारण लिखेंगे, है ना। जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, ठीक है ना, वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब बहुत उष्मीय ऊर्जा के कारण। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता। तो लिखेंगे कि उत्क्रम अभिनत के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, किससे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं सेमीकंडक्टर से, प्राप्त करके अर्धचालक के परमाणुओं से टकराते हैं, इसे अर्धचालक के परमाणुओं से टकराते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है ना, और उन्हें आयनित कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है ना, उनके परमाणुओं से आयनित कर देते का मतलब होता है, अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, को निकाल देते हैं, ठीक है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो जिससे अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर की वजह से होता है। लेकिन दो कारण होता है, एक तो वो इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जाके टक्कर मारते हैं एटम से अर्धचालक के, तो उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो तथा संधि के आसपास के कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट जाते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है ना, निकाल देते हैं। और यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, संधि के समीप के, और ये एक लाइन और बढ़ा दें, और संधि के समीप के कुछ सहसंयोजक बांध टूट जाने का, सहसंयोजक कुछ सहसंयोजक बंध के टूट जाने से, है ना, अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है,
जिससे उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है ना। यह भंजन जो है एवलांच भंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एवलांच भंजन कहलाता है। ठीक है ना। और जिस वोल्टेज पर यह होता है उसी को हम लोग कहते हैं एवलांच भंजक वोल्टता, तथा जिस विभव पर यह होता है उसे एवलांच भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है ना, इसे एवलांच भंजक वोल्टता कहते हैं। और ये बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है ना। यह भंजन जो है ताप के बढ़ने पर बढ़ता जाता है, तभी तो आगे जाकर के पिघल जाता है, जल जाता है, इसका मतलब ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए एक दूसरा हम लोग भंजन पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेनर भंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनर भंजन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जल्दी से पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है ना। तो हम दूसरा पढ़ते हैं जेनर भंजन। ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? जेनर भंजन। यदि यहां लिखेंगे कि यदि पीएन संधि डायोड संधि जो है, यहां पे लिखेंगे कि यदि पीएन संधि या पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरह से यदि पीएन संधि या पीएन टाइप सेमीकंडक्टर संधि पर, या ऐसे लिख सकते हैं कि यदि पीएन सेमीकंडक्टर अर्धचालक संधि के पास है ना, ये कह सकते हैं, मतलब इसमें हाईली डोपिंग होती है। यदि पीएन अर्धचालक संधि ऐसे लिखाएंगे कि यदि पीएन संधि में उच्च अपमिश्रण हो, यदि पीएन संधि में क्या हो? उच्च अपमिश्रण हो, मतलब हाईली डोपिंग हो। ठीक है ना। तो हाईली डोपिंग का मतलब होता है कि पी के ऊपर एन को आता हो, हाईली रूप से डिफ्यूज किया गया हो एटम्स इसके सेमीकंडक्टर को, या तो एन के ऊपर पी को रख करके हाईली डोपिंग किया गया हो, मतलब लार्ज नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर डोपिंग किया गया हो। ठीक है ना। हाईली डोपिंग का मतलब होता है कि ज्यादा अपमिश्रित हो। यदि पीएन संधि उच्च अपमिश्रित हो, ऐसे लिखो, यदि पीएन संधि उच्च अपमिश्रित हो, यदि पीएन संधि उच्च अपमिश्रित हो, अपमिश्रित। ठीक, बहुत अच्छा। यदि पीएन संधि उच्च अपमिश्रित हो तो इस टाइप का भंजन मिलता है। यदि पीएन संधि उच्च अपमिश्रित हो तो जेनर भंजन होता है, तो जेनर भंजन होता है। ये बात है कि ये उच्च अपमिश्रित होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उच्च अपमिश्रण के कारण, उच्च
अपमिश्रण मतलब डोपिंग के कारण संध की चौड़ाई जो होती है, अवक्षय परत, संध की जो चौड़ाई होती है अवक्षय परत की, डिप्लीशन रीजन के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। मतलब है कि अर्थात कितनी हो जाती है, 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि बहुत 100 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कितना हो जाता है 100 एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर कितना होता है 10 मीटर। इसको हम कहते हैं कि 10 टू पावर -8 मीटर की कोट की हो जाती है, मीटर की कोट की हो जाती है। तो जब रीजन बहुत कम हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी वो टेम्परेचर के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें क्या होता है, सीधी सीधी बात करें, हाई डोपिंग होती, उच्च अपमिश्रित होती है, संधि के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है V/D, तो कहने का मतलब है अगर D की वैल्यू जो है 10 टू पावर -8 होगा तो E की वैल्यू कितना हो जाए, लगभग 1 न्यूटन पर कूलाम के कोटि का होगा। हाई तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते थे टेम्परेचर के कारण, उसमें ऊर्जा के कारण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूटेगा। ये डिफरेंस है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूटेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ हो जाती है जिससे संधि के पास, जैसे उत्क्रम अभिनति में, जिससे उत्क्रम अभिनति में संधि के पास उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कितना हो जाता है, उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि जो संधि के समीप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना, संधि के समीप के एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको खींचने का प्रयास करता है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है, ठीक है ना। क्या करती है, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है। तो ये उच्च विद्युत क्षेत्र क्या करता है, लिखेंगे कि यह उच्च विद्युत क्षेत्र संधि के समीप के सहसंयोजक बंध को तोड़ देती है, या ये कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध टूट जाते। इस उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण संधि के समीप के सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, है ना। तो जिससे अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जिससे उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है। इसे जेनर भंजन कहते हैं, इसे जेनर भंजन कहते हैं। तथा जिस विभव पर या जिस उत्क्रम विभव पर यह होता है, जिस उत्क्रम विभव पर यह होता है, उसे जेनर भंजक बोलता कहते हैं, उसे जेनर भंजक बोल्टता कहते हैं, जिसको जड़ V से दिखाते हैं, ठीक है ना, बोल्टता कहते हैं, ठीक है ना। और ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ने पर, डिक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वहां पे कौन हावी हो जाएगा, एवलांच ब्रेक डाउनिंग होती है।
ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है, वो ड्यू टू टेम्परेचर के कारण होती है। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये वाली ब्रेक डाउनिंग घटेगी, कौन बढ़ेगी, एवलांच वाली। यह जो है ताप के बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से अब चलते हैं इसमें मेन डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब चलिए यहाँ पे जल्दी से इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये है एवलांच भंजन और ये होता है जेनर भंजन। एवलांच भंजन, जेनर भंजन, ठीक है ना। तो देखिए एवलांच तो ये जो है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण होता है, यह भंजन ऊष्मीय विक्षोभ यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्षोभ के कारण होता है, थर्मल एजिटेशन के कारण होता है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड, यह विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, ठीक। ये तो बात हो गई कि इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये भंजन जो ऊष्मीय विक्षोभ ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है, यह विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि ये जो है ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है, और ये है ताप के बढ़ने के साथ घटता है। ये ताप बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ताप के बढ़ने के साथ घटता है और ये ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसका वोल्टेज जो है ताप के बढ़ने के साथ घटेगा, इसका ताप के बढ़ने के साथ बढ़ेगा, मतलब ये ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तीसरी चीज जो एवलांच ब्रेक डाउनिंग होती है, एवलांच जो भंजन होता है वो सिंपल तरह से साधारण डोपिंग के पीएन जंक्शन में होता है, यानी कि यह भंजन साधारण अपमिश्रित पीएन संधि में होता है। और ये क्या होता है, ये जो भंजन है वो उच्च अपमिश्रित पीएन संधि में होता है, ये है मुख्य डिफरेंस, ठीक है ना। ये उच्च डोपिंग होती है, इसमें पीएन संधि की क्या होती है, उच्च डोपिंग होती है, इसमें क्या होती है, साधारण डोपिंग होती है। ये भंजन ताप के कारण उसमें ऊर्जा के कारण होता है, ये विद्युत क्षेत्र के कारण। इसका ताप बढ़ाए तो ये बढ़ेगा, इसका भी, और ये ताप बढ़ाए तो ये घटेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये है, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो ये इसमें बदलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 3 अंतर है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका पीएन संधि डायोड का जो है हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड का कहाँ पे किस तरह का उपयोग होता है रेक्टिफायर के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।